एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी, और वही प्रधानमंत्री जिस पर एक्सीडेंटल होने का टैग लगा। ये कहानी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की और उनकी विरासत के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरों की। आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है ना कि एक ही इंसान की लेगेसी इतनी अलग कैसे हो सकती है। एक तरफ उन्हें खामोश निर्माता कहा जाता है जिसने देश की तरक्की की नींव रखी, तो दूसरी तरफ उन्हें एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री का तमगा दिया जाता है और कहा जाता है कि असली पावर तो उनके हाथ में थी ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी की बात करते हैं जो उन्हें एक साइलेंट आर्किटेक्ट के तौर पर देखती है। एक ऐसा निर्माता जिसके 10 साल के राज में भारत ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। इस कहानी का सबसे बड़ा पिलर है जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ। सोचिए, उनके पहले टर्म में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ औसतन 8 से 9% थी। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो ग्रोथ थी जिसने लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, एक नया एम्बिशियस मिडिल क्लास बनाया और भारत के आईटी सेक्टर को ग्लोबल मैप पर ला खड़ा किया। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं थी। इसी दौर में कुछ ऐसे बड़े कानून आए जिन्होंने आम नागरिक को सीधे सीधे कानूनी अधिकार दिए, जैसे मनरेगा, जिसने गांव में बैठे लोगों को रोजगार की गारंटी दी, या फिर आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार, जिसने एक आम इंसान को सरकार से सवाल पूछने की जबरदस्त ताकत दे दी। ये गवर्नेंस का पूरा तरीका ही बदल रहा था। और फिर बात करते हैं दुनिया के मंच की। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो वाकई में ऐतिहासिक था, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, इसने भारत के ऊपर दशकों से लगे न्यूक्लियर बैन को खत्म किया और दुनिया में उसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर पहचान दिलाई। तो ये तो थी एक कहानी। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, जो कहीं ज्यादा विवादों से भरा है। और इसकी शुरुआत होती है एक किताब से, जिसे लिखा था किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के मीडिया एडवाइजर संजय बारू ने। और इस किताब ने आते ही देश की सियासत में भूचाल ला दिया। इस किताब का सबसे विस्फोटक दावा क्या था? ये कि डॉक्टर सिंह ने खुद माना था कि पावर का असली सेंटर तो पार्टी प्रेसिडेंट है, वो नहीं। सोचिए, इस एक लाइन ने सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के अधिकार पर ही सवालिया निशान लगा दिया। और यहीं से निकल कर आई सत्ता के दो केंद्र की थ्योरी। मतलब आरोप ये था कि कहने को तो सरकार पीएमओ से चल रही थी, लेकिन असली फैसले वो कहीं और से लिए जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के ऑफिस ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। इसे मनगढ़ंत बताया गया और ये भी कहा गया कि ये किताब तो बस पैसे कमाने के लिए लिखी गई है। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। ये किताब रिलीज कब हुई? ठीक आम चुनाव से पहले। और इसके आते ही जो राजनीतिक तूफान उठा वो देखने लायक था। विपक्ष यानी बीजेपी ने इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्होंने इस किताब को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी पर सवालों की झड़ी लगा दी। क्या कैबिनेट आप तय करते हैं? 2G घोटाले में ए राजा की नियुक्ति कैसे हुई? मतलब हर एक फैसले पर सवाल उठाए जाने लगे। और इसी पूरे विवाद ने विपक्ष को अपना सबसे बड़ा चुनावी नारा थमा दिया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये जुमला उनके पूरे इलेक्शन कैंपेन का सेंटर पॉइंट बन गया। पर क्या मनमोहन सिंह की विरासत पर यह बहस उस चुनाव के साथ खत्म हो गई? नहीं, ये आज भी जारी है। और इसके पीछे ना एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न दिखता है। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। 2014 का आम चुनाव, किताब रिलीज होती है। फिर आता है 2019 का आम चुनाव और इसी किताब पर बनी फिल्म रिलीज होती है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं लगता, है ना? दोनों ही बार इस एक कहानी ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया। और सच तो ये है कि ये जो दोहरी तस्वीर है वो उनके अपने कार्यकाल में भी साफ दिखती है। अक्सर उनके 10 साल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। UPI 1 जो ग्रोथ और कॉन्फिडेंस का दौर था, और UPI 2 जो घोटालों के आरोपों और पॉलिसी पैरालिसिस यानी फैसले लेने में देरी के आरोपों से घिरा रहा। तो आखिर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद अपनी विरासत का फैसला इतिहास पर छोड़ दिया। उनका वो मशहूर बयान कि इतिहास मेरे प्रति मीडिया से ज़्यादा मेहरबान होगा आज भी इस बहस को जिंदा रखे हुए है, और ये सवाल भी कि आखिर उनकी विरासत को किस तरह से याद किया जाना चाहिए।